Subscribe to my channel and press the bell icon to get notified of all the new videos. प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास अगेन। तो आज का वीडियो लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा था कि हमने जो पीछे पढ़ा हुआ है कूलम्ब्स लॉ, उसके अलावा हमने एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज यानी कि क्वांटाइजेशन, परमाणुकता जिसे आप बोलते हैं आवेश का, उसको पढ़ा। उसके अलावा हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा और हमने मल्टीपल चार्जेस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और मल्टीपल चार्जेस के कारण किसी बिंदु आवेश पर बल के बारे में पढ़ा। उन पर कुछ हमने थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी करे थे लास्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट है वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या होता है विद्युत द्विध्रुव, पहले इसको समझते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव जो होता है वो दो बिंदु आवेश जो कि बराबर है मात्रा में और लेकिन उनकी जो प्रकृति है वो विपरीत है, यानी कि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इस तरह के दो बिंदु आवेश होते हैं और उनका जो मात्रा होती है वो बहुत ही अल्प होती है, यानी कि परिमाण में बहुत छोटे होते हैं। तो ऐसे दो बिंदु आवेश और साथ ही साथ वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अल्प दूरी पर स्थित हों, तो ऐसे दो बिंदु आवेशों के निकाय को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो क्या हुआ विद्युत द्विध्रुव? वैद्युत द्विध्रुव एक सिस्टम है किसका, दो बिंदु आवेशों से मिलकर के बना हुआ, दोनों बराबर और विपरीत बिंदु आवेश हैं और दोनों आवेशों की जो परिमाण है वो भी बहुत कम है और उनके बीच की दूरी भी बहुत कम होगी। तो हम उस निकाय को क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। तो हम जनरली ऐसे दिखाते हैं, मान लीजिए एक बिंदु आवेश हमने यहां पर दिखा दिया, ठीक है, ये पॉइंट ए पर, और एक दूसरा बिंदु आवेश हम दिखा रहे हैं माना कि पॉइंट बी पर, ठीक है। इसका चार्ज है माना कि -q और इसका चार्ज है +q, यानी कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, लेकिन परिमाण दोनों के q है यानी कि बराबर हैं, परिमाण में बराबर हैं, एक विपरीत प्रकृति के हैं, एक नेगेटिव होना चाहिए एक पॉजिटिव होना चाहिए, और उनके बीच की दूरी जो है a से b तक की दूरी ये बहुत ही कम दूरी होती है, बहुत अल्प दूरी होती है। तो ये लगभग माइक्रोमीटर की दूरी हो सकती है या एंगस्ट्रम तक की 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁹ यानी कि नैनोमीटर तक की दूरी हो सकती है, या और उससे भी छोटी दूरियां हो सकती हैं। तो इसको हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं और इसको जनरली हम r से न दिखा करके हम 2l से दिखाते हैं। कितने से दिखाते हैं? 2l। तो 2l जो है वो द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है, ठीक है। यानी कि द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा अगर मैं इसको बोलूं a से b तक, तो इसका जो मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु को हम O से दिखाएं तो O से A तक की दूरी और O से B तक की दूरी दोनों बराबर होंगी। कितनी कितनी होंगी? यहां से यहां तक L होगी, तो यहां से यहां तक भी L होगी। तो ये टोटल कितना जगह 2L। आप इसको D भी ले सकते हैं, यहां से तक ये R भी ले सकते हैं, लेकिन जो एक ट्रेंड है, एक प्रैक्टिस है, उसमें हम ये मान के चलते हैं कि इनके बीच की दूरी 2L है। लेकिन इसको गलत फहमी में न रहे, ये 2L का मतलब ये नहीं कि इनके बीच की दूरी का डबल, नहीं, ठीक है। 2L जो है इनके बीच की दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी, यानी कि द्विध्रुव की लंबाई भी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विध्रुव की लंबाई 2L। और L क्या हुई फिर? इसकी अर्ध लंबाई, यानी कि मध्य बिंदु से किसी एक आवेश तक की, या +q तक की, या मध्य बिंदु से -q तक की जो दूरी होती है उसको हम L बोलते हैं, यानी कि अर्ध लंबाई बोलते हैं द्विध्रुव की, ठीक है। हाफ लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। और लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल कितनी होती है? 2L, ठीक है। तो ये है संरचना जो होती है, ये निकाय है जो इतना दो बिंदु आवेशों से मिलकर के बना हुआ निकाय, इसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। अब एक राशि आती है, इसमें क्वांटिटी आपको पढ़नी है, वो उसको बोलते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इसको दर्शाते हैं P से, स्मॉल p से, और ये होती है अपने आप में सदिश राशि। कैसी होती है? सदिश राशि, यानी कि इसकी दिशा भी होगी, वेक्टर क्वांटिटी है।
तो वेक्टर P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो कि एसोसिएटेड है, यानी कि संबद्ध है किससे, वैद्युत द्विध्रुव से। कोई भी वैद्युत द्विध्रुव होगा तो उससे संबंधित एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जरूर होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P जरूर होगा, ठीक है। चूंकि वेक्टर P एक क्या है, सदिश राशि है, तो इसका क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसका परिमाण भी होना चाहिए और दिशा भी होना चाहिए। पहले बात करते हैं इसके परिमाण की। तो इसका परिमाण कितना होता है, P का जो परिमाण होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण P इजिकल टू Q, यानी कि दोनों जो आवेश हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों बराबर हैं परिमाण में, तो उसमें से कोई सा एक आवेश ले लीजिए और उसमें किसका, द्विध्रुव की जो लेंथ है यानी कि 2L का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हमारे पास बन जाता है क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण। और इसका मात्रक आप समझ सकते हैं, मात्रक क्या होना चाहिए। अब देखिए P का मात्रक SI मात्रक Q इंटू 2L, Q आवेश है यानी कि कूलाम और L लंबाई है यानी कि मीटर, तो क्या बनेगा, कूलाम मीटर। C फॉर कूलाम, M फॉर मीटर, ठीक है। तो कूलाम मीटर याद रखिएगा। P की डायमेंशन और देख लेते हैं, यानी कि P की विमा, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा क्या होती है, डायमेंशन बताइए। P की विमा बराबर Q की विमा गुणा 2L की विमा। Q क्या है, आवेश है यानी कि चार्ज है। चार्ज की आप जानते हैं डायमेंशन क्या होती है, आपको बताया था। Q की विमा होती है AT, राइट, और L चूंकि ये लेंथ है, ठीक है, तो लेंथ की डायमेंशन होती है L, तो क्या बनेगा AT और इंटू L। इसको अगर सही फॉर्म में लिख लें तो LTA, L की पावर A, T की पावर 1 और A की पावर 1, LTA, ये बनती है इसकी डायमेंशन। अब बात करते हैं, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इट शुड हैव डायरेक्शन आल्सो। तो डायरेक्शन इसकी किधर होती है, इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। वेक्टर P की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा याद रखिएगा, नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है ये वेक्टर। और डायरेक्शन किधर को होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ को डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये मैंने ये दिखा दिया, ये क्या डायरेक्शन है, वेक्टर P की डायरेक्शन है। ये है वेक्टर P की डायरेक्शन और परिमाण इतना है, डायरेक्शन इधर से इधर, याद रखेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। तो ये हुआ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो अगर आप इसके कुछ एग्जाम्पल देखें तो इसके उदाहरण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, जैसे कि अनेक पदार्थों के जो अणु होते हैं वो एक्चुअल में वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अणु वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप कह सकते हैं, उदाहरण के तौर पे आप कह सकते हैं जल का जो अणु होता है वो एक वैद्युत द्विध्रुव है का अणु है, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं अमोनिया का अणु है वो वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। और मीथेन जो होती है CH4, इसका भी अणु वैद्युत द्विध्रुव है। HCl का अणु भी वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव कैसे, मतलब ये अणु कैसे वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। दरअसल में हम जानते हैं प्रत्येक अणु में परमाणु होते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, बहुत से ऐसे हमारे पास परमाणु होते हैं या अणु होते हैं जिनके समस्त जो नाभिक के भीतर जो पाए जाने वाले के प्रोटॉन हैं, जिन पर धनावेश होता है, उनका सेंटर और जो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काट रहे होते हैं ऑर्बिट में, उनका सेंटर एक ही जगह होता है। तो तब हम बोलते हैं कि वो चूंकि एक ही जगह सेंटर है तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी वही है तो पॉजिटिव चार्ज का भी सेंटर वही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां पर कोई भी वैद्युत द्विध्रुव नहीं बनेगा, क्योंकि उनके दोनों संपाती हैं, यानी कि दोनों एक ही जगह पे कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इसलिए बीच की दूरी बनेगी नहीं। तो क्या ये निकाय द्विध्रुव नहीं बन पाएगा। लेकिन कुछ अणु जैसे कि मैंने बताया H2O है या NH3 है या CH4 या HCl है, इनकी अणु जो होते हैं इनमें क्या होता है व्यवस्था कि जो इलेक्ट्रॉनों का यानी कि नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होता है और जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होता है वो एक जगह पे नहीं होता। जब सेंटर एक जगह पे नहीं होता तो उनमें डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग जगह और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर अलग जगह। तो क्या होगा कि एक साइड में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक साइड में अणु के पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपको ये तो पता ही है कि जो अणु होता है या परमाणु होता है उसमें क्या होता है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो सीधा सा मतलब कि अब ये भी पता है कि एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है उतना ही एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, लेकिन बराबर और विपरीत होते हैं दोनों चार्जेस। प्रोटॉन पे प्लस ही तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस ही। तो सीधा सा मतलब हुआ कि अणु में जो इस तरह के जो अणु हैं, ठीक है, इन अणुओं में क्या होगा कि जो चार्ज होंगे
वो इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो सेंटर होगा इलेक्ट्रॉनों का वो एक साइड में शिफ्ट होगा, तो प्रोटोनों का सेंटर एक साइड शिफ्ट होगा, तो उससे क्या होगा कि वो एक विद्युत द्विध्रुव बन जाएगा। समान और विपरीत प्रकृति के दो आवेश हो जाएंगे उसमें, और चूंकि अणु बहुत छोटे उसका साइज होता है, तो उनके बीच की जो दूरी होती है वो भी बहुत अल्प होती है, इसलिए वो क्या बन जाएगा, एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय बन जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इनके जो अणु हैं वो वैद्युत द्विध्रुव हैं, एग्जाम्पल में आप ये कह सकते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा अभी इससे पहले कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण, राइट, ये आप जानते हैं कितना होता है, ये भी आपने पढ़ा है कि 1/4πε0 के Q/r², जहां r क्या है, उस बिंदु आवेश से बिंदु तक की दूरी है जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा था कि अगर आपके पास मल्टीपल चार्जेस हैं, यानी कि एक से ज्यादा आवेश हैं, बिंदु आवेश हैं, तो उनके कारण विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, और यानी कि उनकी अलग अलग जो तीव्रताएं होंगी अलग अलग बिंदु आवेशों के कारण उस बिंदु पर, उन सबकी तीव्रताओं का आप सदिश योग करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास ठीक वैसे ही है, यहाँ पर एक चार्ज नहीं है बल्कि दो चार्जेस है। ठीक है, एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है, तो इनकी वजह से तीव्रता हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और उन दोनों तीव्रताओं का क्या करेंगे, आप सदिश योग करेंगे, तो वो आपके पास आ जाएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालते हैं तो हम मेनली इसमें दो स्थितियों में निकालते हैं, दो अलग अलग स्थितियों में, कि इसकी पोजीशन कैसी है, कौन सी पोजीशन पे आप निकाल रहे हैं। तो एक पोजीशन कही जाती है, वो कही जाती है अक्षीय स्थिति, या उसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, या बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन। क्या होती है एक्सियल पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन? ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो इसमें पहला हम पढ़ते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ, अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर। ठीक है, ऐसा बिंदु जो उस द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित हो, या मैंने बोला था इसको क्या बोलते हैं आप, एक्सियल पोजीशन भी बोलते हैं, इन एक्सियल पोजीशन, या आप इसको बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं अक्षीय स्थिति को। क्या होती है एंड ऑन पोजीशन या अक्षीय स्थिति? तो इसको देखिए कि मान लीजिए आपके पास दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है, जो कि द्विध्रुव है, ये द्विध्रुव है, माना कि एक नेगेटिव चार्ज है -q, और यहां पर आपके पास चार्ज कौन सा, +q, ये दो चार्जेस हैं, इनसे मिलकर के बना हुआ एक विद्युत द्विध्रुव, और इसकी जो डिस्टेंस है ये वाली, जो कि आप बोलते हैं द्विध्रुव की लंबाई, वो कितनी है, लेंथ ऑफ द डायपोल कितनी है, 12, और इसका माना कि सेंटर ये है, ठीक है, O.O, और ये जहां ये रखे हुए हैं द्विध्रुव, A पॉइंट पर -q चार्ज, B पॉइंट पर +q चार्ज, द्विध्रुव को बोलेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, AB नाम का, ये वैद्युत द्विध्रुव है। तो इसके कारण आपको निकालनी है कौन सी पोजीशन में, अक्षीय स्थिति में, यानी कि एक्सियल पोजीशन में या एंड ऑन पोजीशन में। अब अक्षीय स्थिति होती क्या है, पहले तो हम इसको जानते हैं। अक्षीय स्थिति क्या होती है कि जो द्विध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है इसके, यानी कि -q से +q चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन है, द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज कॉल्ड व्हाट, एक्सिस ऑफ द डायपोल। ये एक्सिस ऑफ द डायपोल है, ये एक्सिस है। तो इस एक्सिस में जो भी पॉइंट होगा उसको हम इस पॉइंट को किस में बोलेंगे कि वो पॉइंट किसमें, अक्षीय स्थिति में है, या एक्सियल पोजीशन में, या एंड ऑन पोजीशन में। इधर भी हो सकता है और पॉइंट इस साइड भी हो सकता है, ठीक है, दोनों साइड कहीं भी, इस लाइन पर जो भी होगा, इसकी एक्सिस बोलते हैं इसको। तो एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा वो सब पॉइंट क्या है, अक्षीय स्थिति में कहे जाते हैं। और इसके लंबवत, यानी कि सेंटर से जाने वाली जो लाइन है, द्विध्रुव के जो सेंटर है, सेंटर से जाने वाली, मध्य बिंदु से जाने वाली लाइन, ठीक है, काल्पनिक रेखा, लेकिन इसकी जो अक्ष है, ये वाली एक्सिस है द्विध्रुव की, उस पे 90 डिग्री के एंगल पे, यानी कि उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको बोलते हैं हम क्या, उसको निरक्षीय रेखा बोलते हैं, या इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, ये इक्वेटोरियल लाइन होती है। तो इस रेखा पर स्थित कोई बिंदु मान लें कि यहां पर ये पॉइंट है P, इस पॉइंट P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस विद्युत द्विध्रुव के कारण। अब विद्युत द्विध्रुव के कारण हम तीव्रता कैसे निकालेंगे इस पॉइंट पर, मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ से इसके सेंटर से, इसका सेंटर है, सेंटर से माना कि r डिस्टेंस पर है, मान लीजिए ये r डिस्टेंस पे, ठीक है। तो आपको द्विध्रुव के कारण तीव्रता यहाँ पर निकालनी है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे,
तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास पता है कि द्विध्रुव में आपके पास कितने चार्जेस होते हैं, 2 चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो आप इसके कारण निकाल लो यहाँ पर वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और फिर प्लस क्यू के कारण भी निकाल लो, और दोनों को क्या कर लो, वेक्टर सम कर लीजिए, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल जो आपके पास डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। तो पहले हम करते हैं कि माइनस क्यू चार्ज के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण कहां पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, माना कि E1 है, तो मैं इसका परिमाण लिख रहा हूं, यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। क्या होता है मैग्नीट्यूड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या है, के पराविद्युतांक है। अगर माना कि यहाँ पर जो मीडियम है उस मीडियम का जो पराविद्युतांक है वो के है। पराविद्युतांक को मैंने एक और नाम बताया था आपको कि क्या, परमिटिविटी। कैसी परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, यानी कि उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कह सकते हैं या पराविद्युतांक भी कह सकते हैं, माध्यम का एक ही बात है, ठीक है, के। तो यहां पर मान लीजिए ऐसा मीडियम है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी के है, तो आप ऐसे के लिख लेंगे। बाकी आपने फॉर्मूला पीछे पढ़ा हुआ है, क्या होता है, इस आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण, तो क्या लिखेंगे, क्यू, मैंने कहा था माइनस नहीं लिखेंगे, ठीक है, अगर आप दिशा दिखा रहे हैं, और अगर आप वो दिखा रहे हैं, क्या कहते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तब आपको माइनस साइन भी लगाना पड़ता है। तो क्यू अपॉन कितना लिखूं मैं, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी, यहां से सेंटर से तो यहां तक की डिस्टेंस हमने मानी r, लेकिन यहां से यहां कितनी डिस्टेंस है, ये और इसमें ऐड हो जाएगी, ये कितनी है, हाफ डिस्टेंस हो गई, हाफ द लेंथ ऑफ द डाइपोल कितनी होती है, 12 फुल लेंथ है इसकी, तो L, तो L और जुड़ जाएगा, R तो यहां से यहां तक हो गया और यहां से यहां तक L हो गया, तो कितना हो गया, R प्लस L, और उसका क्या होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर। ये आपने पीछे पढ़ा है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन और देख लेते हैं। नेगेटिव चार्ज है, मैंने कहा था नेगेटिव चार्ज के कारण जो तीव्रता होती है वो मिलाने वाली रेखा के अनुदिश यानी कि AP के अनुदिश होगी, लेकिन किधर को होगी, नेगेटिव चार्ज की ओर होगी, यानी कि ये डायरेक्शन में होगी, राइट, इस दिशा में होगी। वेक्टर E1 ये डायरेक्शन में होगा, जिसका परिमाण इतना है, और यहां पर मैं दिशा लिख लेता हूं, क्या दिशा है इसकी, डायरेक्शन B से A की ओर। ये आप कह सकते हैं माइनस क्यू से प्लस क्यू से, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर। कई तरीके हैं दिखाने के, ठीक है, प्लस क्यू से माइनस क्यू यानी कि ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन है इसकी। या आप कह सकते हैं P से O की ओर, या कह सकते हैं B से A की ओर, ठीक है, किसी भी तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, दूसरा भी चार्ज है इस डाइपोल में, तो उस आवेश के कारण भी निकाल लेते हैं। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, मान लीजिए E2 है, ठीक है, तो E2 का वैल्यू क्या होगा, फिर वही फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और चूंकि चार्ज है प्लस क्यू, इसका परिमाण आपने लेना है, तो क्यू हो गया, ठीक है, अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यानी कि अब यहां से इसको छोड़ दीजिए, इसको भूल जाइए, क्या है, यहां प्लस क्यू आवेश के कारण यहां पर निकालना है आपको, तो ये डिस्टेंस लेंगे, B से P तक की डिस्टेंस लेंगे। B से P तक की डिस्टेंस कितनी है, देखिए, O से P तक की डिस्टेंस तो है R, लेकिन O से B तक की L, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा, तब ये B से P बन जाएगा, यानी कि कितना बनेगा, R माइनस L का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन आप देख सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होता है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, फॉर्मूला तो ये लगता है, लेकिन दिशा क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश और धनावेश से दूर, यानी कि इधर, वेक्टर E2, ठीक है, ये डायरेक्शन होगी वेक्टर E2 की। तो वेक्टर E1 और वेक्टर E2 दोनों आप देख रहे हैं कि ऑपोजिट हैं, ठीक है। और कौन बड़ा होगा, आप समझ सकते हैं कौन बड़ा होगा। आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, तो दूरी के बढ़ने के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती है। चूंकि आपको पता है ये दोनों आवेश तो सेम है, यानी कि परिमाण तो दोनों के समान है, क्यू है दोनों के, ठीक है, लेकिन जो डिस्टेंस है, यहां से डिस्टेंस इसकी ज्यादा है और यहां से इसकी डिस्टेंस कम है, तो सीधे से मतलब हुआ कि जिसकी डिस्टेंस ज्यादा है उसकी वजह से तीव्रता कम होगी, यानी कि ये वाली E1 जो है वो कम होगी, और चूंकि ये डिस्टेंस कम है तो इसके कारण जो तीव्रता E2 है वो
अधिक होगी, तो इसीलिए मैंने ये वेक्टर बड़ा बनाया। ठीक है, तो E2 बड़ा है E1 से। और डायरेक्शन देखिएगा, E2 की डायरेक्शन क्या बताई थी मैंने, E2 की डायरेक्शन है इधर से इधर को, यानी कि क्या है, A से B की ओर बोल सकते हैं, -Q से +Q की ओर बोल सकते हैं, या O से P की ओर बोल सकते हैं, कैसे भी आप बता सकते हैं। तो हम चार्जेस के हिसाब से बताते हैं, -Q से +Q की ओर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको तो पूरी तीव्रता चाहिए, किसके कारण, द्विध्रुव के कारण। तो द्विध्रुव के कारण तीव्रता का मतलब, द्विध्रुव में तो दोनों चार्जेस है, -Q भी है +Q भी है, तो दोनों के कारण तीव्रता को सम करेंगे। तो आप क्या करेंगे, तो P पर नेट तीव्रता मान लीजिए E, मैं वेक्टर फॉर्म में दिखा रहा हूं, पहले वेक्टर E इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों वेक्टर्स का सम, यानी कि वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। जब वेक्टर फॉर्म में दिखाएंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। लेकिन अगर परिमाण की बात करें तो परिमाण क्या होगा इसका, परिमाण क्या होगा इसका, तो E बराबर, केवल परिमाण की बात करें तो E इक्वल टू कितना होगा, देखिएगा ये वेक्टर बड़ा है, ये वेक्टर छोटा है। मान लीजिए ये 10 है न्यूटन पर कूलम और ये 4 न्यूटन पर कूलम है, तो कितना हुआ, इधर 10 और इधर 4, तो नेट क्या हुआ, 10 में से आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4। ठीक है ना, तो क्या करना है आपको, बड़े में से छोटा घटाना है। केवल परिमाण की बात करें, परिमाण ये होगा E2 माइनस E1, और दिशा क्या होगी, जिधर को बड़ा वेक्टर होता है उधर को नेट दिशा होती है। ठीक है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो परिणामी इन दोनों का क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो किस डायरेक्शन में होगा, इधर को यानी कि O से P की ओर, या -Q से +Q की ओर। तो क्या लिखेंगे, -Q से +Q की ओर, ये फाइनल डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, अब इनकी E1 और E2 के वैल्यूज आप लिख लीजिए और किसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, E1 और E2 के वैल्यूज तो आपने निकाले हुए, समीकरण नंबर बना कि 1 से E1 दिख रहा है, समीकरण नंबर 2 से E2 दिख रहा है आपको, तो इनको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, E2 में से E1 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो आपके पास E आ जाएगा। E इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 के, ये वाला वैल्यू लिख लीजिए, Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस क्या, E1 का वैल्यू देखिए, 1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, राइट। अब इसमें से जो कॉमन है उसको निकाल दीजिए, बाकी का ब्रैकेट के अंदर रख लीजिए, तो क्या आएगा, 1/4πε0 के Q। ठीक है, इसमें भी है तो कॉमन ले लिया, बल्कि बाकी बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, ये आगे, अब इसको सॉल्व करें और आगे, तो क्या आएगा आपके पास, 1/4πε0 के Q, और इसको सॉल्व करते हैं, इसमें मैं एलसीएम ले लेता हूं, R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एलसीएम ले लिया, तो यहां पर क्या है, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया इसका, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि क्या आएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर आएगा, और माइनस साइन है, माइनस साइन रखेंगे, और इसमें हमने मल्टीप्लाई किया गया इसका R माइनस L का होल स्क्वायर, दोनों के नीचे आ गए, इसके भी नीचे है, तो यहाँ पर R माइनस L नहीं है, तो R माइनस L का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है आपके पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ये आपको लर्न होना चाहिए, मैं समझता हूँ याद होगा, नहीं होगा तो आप कीजिए इसको, ये आपने 9th 10th वगैरह क्लास में पढ़ा हुआ है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 4ab। ठीक है, तो यहाँ a की जगह r हो गया, b की जगह l हो गया, तो आपके पास क्या आएगा इसका आंसर, 4rl, राइट। तो इसको लिखेंगे आप 1/4πε0 के Q इस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, 4, ठीक है, l इंटू r, ठीक है, 4lr अपॉन, अब ये बन गया r माइनस एल इंटू आर प्लस एल, और फिर एक बार और दो बार है, ठीक है, इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो यानी कि ये 2 बार ये है, 2 बार ये, तो लेकिन आप जानते हैं a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एक आर माइनस एल और एक आर प्लस एल का मल्टीप्लीकेशन किया था, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, लेकिन अब हमारे पास एक बार और है, तो कितना हो जाएगा, एक बार और आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो उसका मैं क्या कर दूं, स्क्वायर। ठीक है, समझ में आए, चलिए अब आगे देखते हैं।
1/4πε0 k q इंटू, इसको देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, 4l है ना, 4l को मैं लिख लूं 2l, ठीक है, और 2 और मल्टीप्लाई कर देता हूं आगे, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, q ये रहा, और l ये l यहां आ गया, बचा हमारे पास कितना r, तो ये r हो गया, अपॉन कितना आ गया r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। और ये कितना बनता है 1/4πε0 k 2, और q इंटू 2l का वैल्यू आपने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, क्या था, एक राशि पढ़ी थी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, दोनों बिंदु जो हमारे पास जो होता है वैद्युत द्विध्रुव के जो का कोई भी एक आवेश और उनकी जो द्विध्रुव की जो लंबाई होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल की जो लेंथ होती है यानी कि 2l, उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। तो इसकी जगह हम P लिख सकते हैं, P = Q × 2l, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, तो इसकी जगह P लिख लिया हमने, ठीक है, और इंटू R अपॉन कितना हो गया r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास फाइनल E का वैल्यू, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बन गया, ठीक है, इसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास समीकरण नंबर 3, ठीक है। लेकिन अब यहां देखिएगा, यदि एक R का वैल्यू जो है वो मच ग्रेटर देन L हो, आपको पता है मैंने कहा था द्विध्रुव किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल किसे बोलते हैं, जिसमें दो बहुत ही छोटे छोटे चार्जेस परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में प्रकृति में विपरीत हों, ऐसे चार्जेस से मिलकर के बना हुआ एक क्या होता है सिस्टम है, वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा, बशर्ते उनके बीच की दूरी बहुत 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 छोटी हो, ठीक है। तो बहुत छोटी दूरी होती है उसके बीच की, तो इसलिए L का वैल्यू क्या होता है, बहुत कम होता है, किसकी कंपैरिजन में, R की कंपैरिजन में। R क्या चीज है, R हमने देखा था कि R वह डिस्टेंस है जहां पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं, कहां से, इस द्विध्रुव के सेंटर से, ठीक है, ये डिस्टेंस हमने देखी थी। तो ये डिस्टेंस की तुलना में ये वाली डिस्टेंस जो है, जो L है, यानी कि इसकी हाफ लेंथ है, किसकी, अर्ध लंबाई किसकी, द्विध्रुव की, वो बहुत कम है। एक्चुअली ये 2L ही बहुत कम है, ठीक है, हम तो यहाँ पर केवल दिखा रहे हैं इसको इतना बड़ा, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है, ये आप आंखों से नहीं देख सकते, इसका बहुत छोटी दूरियां होती हैं, क्योंकि अणु और जो परमाणु दूरी होती है, आणविक परमाणु दूरी, उनके साइज की होती है L, 2L, ठीक है, तो इसलिए L का वैल्यू बहुत कम होता है। तो L छोटा है बहुत ज्यादा R के कंपैरिजन में, तो R स्क्वायर जो होगा इस कंडीशन में, R स्क्वायर जो L स्क्वायर की कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो जाएगा, ये आप कह सकते हैं L स्क्वायर क्या होगा, R स्क्वायर की कंपैरिजन में बहुत छोटा यानी कि नेग्लिजिबल है। तो आप इस इक्वेशन में L स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हैं, L स्क्वायर को इग्नोर करेंगे तो क्या बनेगा, R स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2, ये छूट गया, तो R स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2 कितना होता है, R रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा, और एक R से एक R कट जाएगा, तो R रेज़ टू द पावर 3 बन जाएगा। तो आपका फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा E = 1/4πε0 k कितना 2p अपॉन r3, और ये डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन आपको मैंने बोली क्या होगी, -q से +q की ओर, वेक्टर E की जो डायरेक्शन है, फाइनल डायरेक्शन क्या होगी, -q से +q की ओर, ठीक है, तो क्या -q से +q की ओर, यानी कि वेक्टर P की जो दिशा होती है, वेक्टर P की दिशा भी यही होती है, कौन सी, -q से +q की ओर, ठीक है। तो ये आपका फाइनल स्टेटमेंट, फाइनल जो इक्वेशन है वो ये आ गया। तो ये बनता है आपका इक्वेशन किसका, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। आपने यहाँ पर क्या चेंजेस आ रहे हैं देखिए, एक तो याद रखिएगा 2p आएगा, 1/4πε0 k तो आना ही आना है, ठीक है, जैसे कूलम्ब्स लॉ में आता है उसमें भी वहां भी आता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण, तो तब भी ये आता है 1/4πε0 k। यहाँ पर क्या होगा, 2p आएगा ऊपर और नीचे r³ आएगा, जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसमें r² आता है, यानी कि r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तीव्रता, जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके
द्विध्रुव के कारण जो तीव्रता होती है वो आर क्यूब यानी कि इसके क्यूब के यानी कि जो डिस्टेंस है डायपोल से डिस्टेंस उस पॉइंट की एक्सेल पोजीशन में उसके क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। I'll be back soon with a new video lecture. Till then, keep watching the previous videos. Thank you.